जैसे कि आपने कभी किसी कोई सही चीज को आपके हिसाब से सही है समझाने की कोशिश की है और बदले में डिसएग्रीमेंट सहने को मिली हो, जिसे आपके माइंड में ब्रेन में हेडेक हुई हो कि यार ये मान क्यों नहीं रहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना। लगता है कि ये लोग पूरा देश बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसलिए शायद अगली बार से मुझे इन लोगों को कुछ अलग तरीके से समझाना होगा। और फिर आप दोबारा कोशिश करते हैं और साथ ही बदले में निराशा देखने को मिलती है। दोस्तों ये खतरनाक सामाजिक बीमारी है, इसका नाम अंध नपुंसकता है। इसमें पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ब्रेन वास्ट हो चुके हैं। वो इतना ज्यादा बिजी होना, एनर्जी लेस होना, इसमें ऐसा लगता है कि हम किसी जंग पर हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि स्टार्ट रेवोल्यूशन की तरह ही हुआ था। इसमें पहली बार लोग धार्मिक कट्टरपंथ और डिक्टेटरशिप रेजिम के खिलाफ आवाज उठाकर एक बेहतर दुनिया या फिर एक आजाद ख्यालातों की दुनिया का वादा किया था। लेकिन किसे पता था कि किसी भी आइडियोलॉजी में स्विच करने से पहले उसके नेचर को समझना जरूरी होता है। एक पढ़ा लिखा ज्ञानी आदमी या सच्चा आदमी तो ट्रेडिशनलिज्म को अनुभक्तों की तरह नहीं बल्कि एक महान संस्कृति की नींव के रूप में भी पढ़ सकता है। फिर क्या उस विचारधारा का सम्मान कोई पक्ष या विपक्ष की आइडियोलॉजी रखने वाली कोई विरोधी पक्ष की विचारधारा सम्मान कर पाएगी? लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग का असल आधार अगर देखा जाए तो इसे सिर्फ एक तराजू से ही समझा जा सकता है। जिस विचारधारा से जो उम्मीद उस वक्त थी, उन्हें सच की आवाज से ज्यादा विपक्ष की आवाज सुनाई पड़ती है। समय बदलते ही लोग बदल जाते हैं, क्योंकि एक धोखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी किसी भी आइडियोलॉजी में अपने आप को जोड़ने का मतलब ये हो ही नहीं सकता कि आपके ख्यालात आज़ाद हैं और शायद आप पहले से भी बड़े बंधन में बंधने जा रहे हैं, वो भी शायद पूरे होशो हवास में। ठीक है, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा कि आप डिबेट करना सीख जाओगे और डिबेट का रियल नेचर है पक्ष विपक्ष प्रतियोगिता। कैसा लगा सुनकर? या फिर दूसरी भाषा में कहा जाए तो बहस, या फिर फालतू बहस, या फिर द ऑरिजिन ऑफ टॉक्सिसिटी। तो पहले कि आप मेरे ऊपर हमले करना कमेंट बॉक्स में शुरू कर दें, मैं आपको कैरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ और जॉनरा के बारे में अवेयर करा देता हूँ। सबसे पहले विकास दिव्यकीर्ति जी की बात को कहीं भी कैसे रखा जाए उसके ऊपर एक मैथमेटिकल एनालिसिस देख लीजिए, तब कुछ भी समझाने से पहले आपको ऑटोमेटिक बातें समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या है कि हम चीज़ों का फैसला करते हुए या तो इस तरफ खड़े होंगे या इस तरफ खड़े होंगे, और हम ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि इन दोनों से अलावा तीसरा या चौथा या पांचवा रास्ता भी हो सकता है। ये आदमी या तो अच्छा है या बुरा है, या ईमानदार है या चोर है, या वफादार है या बेवफा है, जबकि दुनिया में रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही आदमी ईमानदार भी होता है, चोर भी होता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो ऑफिस के मामले में 100% ईमानदार होंगे, पारिवारिक मामले में चोर हो सकते हैं। परिवार में 100% ईमानदार हैं, ऑफिस में चोर 1 नंबर के। ऐसे लोग होते हैं, बहुत होते हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद ने पहली बार यह समझाया हिंदी साहित्य को कि कोई कैरेक्टर सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छा और बुरा होता है, और मामला केवल प्रपोर्शन का है। कोई 45% अच्छा है, 55 बुरा है, कोई 55 अच्छा है, 45 बुरा है, कोई 65-35 पे है, कोई 72-28 पे होगा, कोई 24-76 पे होगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूम की अप्रोच। और कॉन्टिन्यूम का मतलब ये है कि जब आप फैसला करें, हमेशा किसी चरम पर ना रहें, किसी एक्सट्रीम पर ना रहें। मोदी जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं, एकदम बुरे। ये ड्रामा नहीं करना है। क्या बोलना है? मुझे मोदी जी की ये पॉलिसीज बहुत अच्छी लगती हैं, ये ठीक लगती हैं, ये और ये ठीक नहीं लगती। एक समझदार व्यक्ति की तरह बात करेंगे हम, क्यों एक बहे हुए व्यक्ति की तरह बात करेंगे उछल कूद के? और मोदी जी क्यों, कोई भी नेता हो, आप किसी एक व्यक्ति के अलग अलग पक्षों को अलग अलग स्तर पर देखने समझने के लिए क्यों तैयार नहीं होते? क्यों उसके बारे में पूरा एक ही फैसला कर देना हमेशा के लिए? और चौथी बात जो आपकी उम्र में ज्यादा मैटर करती है वो ये कि जब भी कोई फैसला हो, हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजंस आपके हैं वो टेम्परेरी हैं, और इसलिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखिए कि अगर कुछ नए और ऑथेंटिक इनपुट्स मिलते हैं तो आप अपनी राय, अपना निर्णय, अपना फैसला बदल सकें। कई बार हम इतने रिजिड होते हैं अपने फैसलों को लेकर, लगता है कि एक बार कह दिया
लोग क्या कहेंगे, अब कैसे बदले अपनी बात को। यही तो साहस है, ये कह पाना कि मैं जो कह रहा था वो गलत था। आज मुझे लगता है कि मैं अपना ही बेहतर संस्करण हूँ, अपना ही बेटर वर्जन हूँ। इस नंबर 1 डिबेट ही है और नंबर 2 डिस्कशन, जहाँ पर आप किसी भी टॉपिक का सॉल्यूशन समझने के लिए उसके प्रोज और कॉन्स यानी उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को जानने की कोशिश करते हैं और डिस्कशन को एक स्पेसिफिक कंक्लूजन तक ले जाते हैं। डिबेट में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि साइकोलॉजिकल कंडीशन इस हद तक ठोस हो जाती है, पूरी की पूरी कम्युनिटी इस हद तक बट जाती है कि मान लीजिए अगर आपसे कोई कहे कि काश उस आदमी के बारे में थोड़ा पॉजिटिव भी सोचो, तो ऐसे ठोस साइकोलॉजिकल कंडीशन में किसी डिबेटर का माइंड बोलेगा कि तुम ऐसे किसी आदमी के पक्ष में सोचने के लिए मुझे कैसे कह सकते हो, क्योंकि ढोंगी है, लालची है, चालाक है या फिर करप्ट है, मैं उसे सर से पैर तक नफरत करता हूँ, आग थू। बट उसी के उलट वहीं पे 50% कम्युनिटी से भी ज्यादा कम्युनिटी उसी आदमी के पक्ष में है। तो हमें मैथमेटिकली ये एनालिसिस करना ही चाहिए कि उसके प्रोज या फिर पॉजिटिव्स क्या क्या हैं, जो बहुत ही जरूरी है हमारी समझ को इस हद तक दूषित होने से बचाने के लिए, फिर इतने रॉन्ग नरेटिव्स रखने के लिए, क्योंकि आपको एक रेडिकल बना सकता है। अगर आपको डिस्कशन करना है तो आपको प्रोज और कॉन्स दोनों को एक साथ लेकर चलना होता है, तभी आपको जाकर सॉल्यूशन मिल सकता है। बट डिबेट में कभी भी आपको सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स में एक ऐसा हेटफुल साइकोलॉजिकल जूस बहने लगता है जो नेचर ऑफ रियलिटी को रिजेक्ट करके सिर्फ हेटफुल प्लेजर को एंजॉय करना चाहता है, एक बेहतरीन ऑर्गेज़म। वाह। तीसरा, आप मान लीजिए क्वेश्चन आंसर। तो क्या है क्वेश्चन आंसर का मतलब, किसका प्रभाव समाज पर कैसा पड़ता है। क्विज में हम बहुत ही जनरलाइज्ड टर्म में लोगों से सवाल पूछते हैं, इसमें हमारे अंदर कोई भी ऐसा मनसा नहीं होता है कि हम सामने वाले से बदला लेने वाले हैं, सिर्फ जानना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्विज में हम लैक ऑफ लिसनिंग से सफर नहीं कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें अपने अपोनेंट की बातों को कम्प्लीटली सुनना होता है। डिबेट में ये भी नहीं होता। चौथा, आप मान लीजिए टॉक शोज, पॉडकास्ट, वो एक ऐसी यूनिक कैरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ऐसे पॉडकास्ट को मैं जनरली टॉक शो या फिर बातचीत का शो कहना पसंद करूंगा, क्योंकि ऐसे टॉक शो में जिसका शो होता है वो किसी भी आर्गुमेंट को कभी भी डिसमिस करना नहीं चाहता है या फिर इस तरीके के बिहेवियर को बदतमीजी मानता है। बाय द वे, इन सभी तरह के कम्युनिकेशन में आप देखोगे सच को जानने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट करना क्यों पसंद कर रहे हो यार। ये पक्ष विपक्ष की लड़ाई में, लेफ्ट और राइट विंग की लड़ाई में आप किसका लेफ्ट और किसका राइट बचा रहे हो। आपको डिबेट के कुछ मैं बेसिक फीचर बताता हूँ जो कि अदर कैरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन से डिफरेंट हैं। अगर आप पक्ष विपक्ष की लड़ाई में हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बात कर रहे हो, बस हार ना मानो। आपकी आइडियोलॉजी के इंटेलेक्चुअल्स आपकी इज्जत बचा लेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि डिबेट एक शेड की तरह है, एक छाया की तरह है, जो गंभीर से गंभीर विचारधारा वाले भले आदमी को भी, जो कि हमेशा न्यूट्रल बनकर ही रहता था, कैसे छाया की तरफ धीरे धीरे ले जाता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े मूवमेंट को जो समाज में सकारात्मक इम्पैक्ट ला सकते थे, उन्हें चाह कर भी इग्नोर करता है, क्योंकि ये उसके पक्ष के खिलाफ है। वो अपने पक्ष यानी अपने ईगो को अब बहुत ही जरूरी मानता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। इसी को मैं सामाजिक मजबूरी या सामाजिक बीमारी कह रहा हूँ, जो सिर्फ सिलेक्टिविज्म का सहारा लेकर एक सामाजिक नपुंसकता फैला रही है। डिबेट में पूरे के पूरे समाज का दिमाग एक मोमेंटम में चलता है। सारे अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग आपको एक ही भाषा में बात करते हुए दिखते हैं। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, जिन्हें सेंसिटिव टॉपिक्स का कोई भी अंदाजा नहीं है, वो उन टॉपिक्स को लेकर अब्यूजिव हो जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स, रॉकेट साइंस और मेडिकल साइंस या फिर हिस्ट्री। इन सारे सब्जेक्ट का अपना अपना एक प्राकृतिक नेचर है। एक ही सच्चाई के कई रूप होते हैं, बट पक्ष विपक्ष प्रतियोगिता में जो रूप हमारे पक्ष से मेल खाते हैं हम उसे ही सेलेक्ट करते हैं। पक्ष विपक्ष प्रतियोगिता में अजीब विडंबना ये है कि ये धर्म बन जाता है कि आपको आपके अपोनेंट की नीति को, चाहे वो कितनी भी सही क्यों ना हो, हमेशा उसका आपको विरोध ही करना चाहिए। और अब डिबेट में तो भले ही आपकी उम्र 5 साल की है या फिर आप कोई अनपढ़ बूढ़े आदमी हैं, आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। इवन सबसे ज़्यादा गंवार लोग ही डिबेट में सबसे ज़्यादा जीतते हैं। ऐसे लोगों से आप डिबेट करने जाओगे तो आपको एक्सट्रीमली मेंटली हैरेस भी करेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, भले ही आपके पास बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तर्क हो। इसीलिए मैंने इसे स्टार्ट में द ऑरिजिन ऑफ टॉक्सिक कल्चर बोला था, क्योंकि यहाँ पे अब लोगों को एक्सपर्ट से सुनने से ज़्यादा अपने पक्ष की इज्जत बचाने पर ज़्यादा ध्यान रहता है। इसलिए विकास द्विवेदी जी की वो वीडियो में मैथमेटिकल एनालिसिस के बारे में बताया गया है
कि हमें इस तरीके से मैथमेटिकली सोचना चाहिए कि किसकी बातों में कितने % सच्चाई है, कितने % है बदला। नहीं तो आप किसी भी ऐसे इंसान को फेवर करने लग जाओगे इसके बारे में और जिस आइडियोलॉजी के बारे में आपको खुद नहीं पता। डिबेट या बहस का सबसे बेहतरीन नमूना है कि ये लोगों में, समाज में एक दूसरे समाज के प्रति कम्प्लीटली वाइट वॉश या फिर कम्प्लीटली ब्लैक आउट करने की कोशिश करते रहते। डिबेट करते वक्त लोग अपने आर्गुमेंट को देते वक्त ये भूल जाते हैं कि शायद डिबेट का कैरेक्टर डिबेट में मामले की गंभीरता या फिर सच को जानने के प्रयास के लिए होनी चाहिए। बट अगर ऐसा होने लगा तो ये पक्ष विपक्ष प्रतियोगिता अपना स्वरूप खो देगी। यानी इस पक्ष विपक्ष प्रतियोगिता में हम दूसरे के सत्य के आर्गुमेंट को भी, यानी अगर किसी ने हमें आर्गुमेंट दिया है तो भले ही समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी आर्गुमेंट हो, उसे तीसरे टॉपिक का आर्गुमेंट देकर कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। इसमें जरूरी सच जिस पर पूरा समाज सवाल उठाता है उसे इग्नोर किया जा सकता है। आर्गुमेंटेटिव डिबेट्स में लैक ऑफ लिसनिंग की वजह से सबसे ज़्यादा सच ही पिसता है। फॉर एग्जाम्पल 90s का कश्मीरी पंडित एक्सोडस, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अनदेखी की थी, और मणिपुर वायलेंस जिसमें बीजेपी ने अनदेखी की है। फिर उसे वे एक और स्टेप आगे ले जाते हैं, जैसे ब्रूटल डिबेट, यानी दूसरे के आर्गुमेंट को इमोशनली तोड़ डालना। या डिबेट में अक्सर चीखने चिल्लाने की वजह से या एग्रेसिवनेस दिखाने से लोग समाज में एक हीरोइक फॉर्म का रूप लेते हैं, और कल्ट फॉलोइंग से किसी पार्टी प्रमुख या आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने से आप पूरी की पूरी सोसाइटी का एक साथ ब्रेन वॉश कर सकते हैं। इससे एक्सट्रीम पोलराइजेशन होता है, जिसमें सिर्फ आइडियोलॉजी की वजह से लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, अटैक करते हैं, हॉस्टिलिटी का माहौल बन जाता है उस आइडियोलॉजी का बहाना लेकर एक सामाजिक गाली गलौज का माहौल बनाने में। और इन सारी चीज़ों को लेकर वो कंफर्टेबल होते हैं। इससे हेल्दी टॉक्स या फिर डिस्कशन के लिए कोई भी स्पेस बचा नहीं रहता है। यानी अगर आप डिस्कशन वाले माइंडसेट से हैं या किसी भी टॉपिक को हल्का सा भी इग्नोर कर रहे हैं तो ये मान लिया जा सकता है कि आप शायद विपक्ष वाली पार्टी के होंगे। इसके बेस पे आपको भी गाली गलौज का सामना करना पड़ सकता है। इन सारी चीज़ों की वजह से समाज में डिस्ट्रस्ट भी बढ़ता है। साइंटिस्ट, एजुकेशन, डॉक्टर्स या फिर जजेस या किसी भी ऐसे पदवी के लोग जो हमेशा समाज के लिए काम करते हैं, जो समाज को पूरा भरोसा होता है, इस तरीके के मैनिपुलेशन से उन पर लोग ट्रस्ट करना भी छोड़ देते हैं। कल्ट फॉलोइंग का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इस तरह की प्रतियोगिता में और जितना ज्यादा रूड बिहेवियर दिखाएंगे आपको डिबेट का विनर वैसे ही मान लिया जाता है। इन सारी बातों के उल्ट अगर हम PhDs के लेवल पे जाएं तो कंपेयर करें PhD साइंटिस्ट से, तो एक PhD डिबेटर एक एक्सट्रीम बहरूप या फिर मैनिपुलेटर हो सकता है। PhD नाम सुनने में काफी क्रेडिबल लगता है, लेकिन डिबेट का जो चरित्र है वो हमेशा सेम रहता है। तो ये डिबेटर मैनिपुलेटर बन जाते हैं, एक बहरूपिया मैनिपुलेटर। कम्युनिकेशन का चौथा स्टाइल, जिसमें साइंटिफिक डिस्कशंस होती हैं। फिर पुराने समय में बहुत सारे ऋषि मुनि या फिर फिलोसफर्स भी करते थे, जैसे इंडिया में शास्त्रार्थ होता था। तो एक PhD डिबेटर में फिर साइंटिफिक डिस्कशन में क्या अंतर होगा, राइट? यहाँ पे दोनों PhDs हैं। अगर आप साइंटिस्ट के डिस्कशंस को देखोगे तो वो हाइपोथेसिस, थ्योरीज या फिर मैथमेटिक्स के बिहाफ पे ऐसा रिव्यू देते हैं। फिर पूरी दुनिया की मेजर साइंटिफिक कम्युनिटी एक साथ हो जाती है और इससे कंक्लूजन निकल जाता है। और इसका कारण यह है कि डिस्कशन में हमें प्रोज और कॉन्स को दोनों को एक साथ ही इवैल्यूएट करना ही पड़ता है, नहीं तो आपकी बातों को साइंटिफिक कम्युनिटी में इंटर ही करने नहीं दिया जाएगा। बट डिबेट इज समथिंग कॉल्ड नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप किसी पॉलिटिकल डिबेट का कभी भी एंड नहीं देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बातों को प्रूव करने के बजाय नेक्स्ट आर्गुमेंट दिया जाता है। राइट विंग या फिर लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी के बहाव में बहते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी आइडियोलॉजी को हेटफुल जूस निकाल कर जो खुद को सेटिस्फाई करा रहे हो, उतना ही अपनी विरोधी आइडियोलॉजी का सकारात्मक तरीके से इस सवाल ही जरूर पूछना चाहिए, ये क्या मैं जिससे नफरत करता हूँ उसे सीखने के लायक कुछ भी नहीं है, या फिर कितने % सही चीज़ें हैं, कितने % गलत चीज़ें हैं, ताकि किसी बायस मानसिकता का शिकार बनने के बजाय हम सामाजिक कठपुतली न बनकर रह जाएं, हम एक सामाजिक अंध नपुंसक न बन जाएं। दोस्तों, कम्युनिकेशन के और भी अलग अलग स्टाइल्स हैं। मैंने आपको कुछ सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको यह ना महसूस हो कि अगर पक्ष विपक्ष ना करें तो क्या करें। आजकल देश दुनिया में फैले मेंटल हेल्थ के इस महाप्रलय में इस तरह के टॉक्सिकनेस, जहाँ हम उन चीज़ों में खुद को जीने दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि कम्युनिकेशन करने के, ये सवाल पूछने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी की कमी को बताने के लिए उसे अब्यूज तो कर ही रहे हैं, बट वो पहले से कितना बेहतर कर रहा है और बेहतर करके वो अपनी कमियों को दूर कर सकता है। ऐसा पॉजिटिव मोटिवेशन देकर हम सामने वाले को अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। इन चीज़ से बचने के लिए डिस्कशन करिए, रिसर्च करिए, बहुत सारे टॉक शो देख कर अपने आप को बिना उसमें मेंटली इन्वॉल्व किए बगैर खुद से इवैल्यूएट करिए
एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी करिए और पेशेंस रखिए, सुनने की क्षमता बढ़ाइए। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, आप ज्वाइन बटन दबाकर या फिर थैंक बटन दबाकर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना है, बाय बाय।